जिंदगी में मुश्किलें आए तो डरना नहीं, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई राह मिलती है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और रात को 12 बजे रिपीट टेलीकास्ट के साथ जनमत में सुदर्शन न्यूज पर। और आज के मुद्दे बहुत अहम हैं। आज आपके लिए कौन से मुद्दे लेकर आए हैं वो भी आपको फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, मैं करीब आ जाता हूं इनके मुद्दे कौन से हैं। एयरपोर्ट में मजार, जी हां, एक एयरपोर्ट है जिसकी बाउंड्री जो थी वो मजार के चलते एयरपोर्ट ने अपनी बाउंड्री को एडजस्ट कर लिया, लेकिन मजार को नहीं हटाया। ये किस प्रकार का नाटक चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, इसके बारे में बताएंगे आपको, विश्लेषण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जिहादी गाइड की एक बात आपको बताएंगे, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान वो कर रहा था और औरंगजेब को ये मूर्ख, ये गधा महान बता रहा था। इसका भी विश्लेषण करेंगे, पोल खोलेंगे, इसकी बात भी बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ के महा रिकॉर्ड, कहा जाता है कि पिछले महाकुंभ से, यानी पिछले कुंभ से, 2019 के कुंभ से यहां पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं और ये तो कितने ही देशों की आबादी से भी ज्यादा का आंकड़ा बन सकता है। और फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मुद्दा जो है पाक का प्लान। देखिए, सुदर्शन न्यूज कोई मुहिम चलाता है तो आप उसको सोचते हैं कि भाई उसका असर है या नहीं है। आप भी थोड़े से आलसी पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि इस पर हम तुरंत कार्रवाई करें या ना करें। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो बांग्लादेश में घुसपैठियों को तैयार कर रहा है और वो घुसपैठिए जो हैं वो भारत आ रहे हैं। और ये किस इरादे से भारत आ रहे होंगे वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सब के सब आतंकवादी भारत में घुसाने का प्रयास किया जा रहा है, कट्टरपंथियों को घुसाया जा रहा है और ये डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान है। चलिए, ये मुद्दे थे जिनके बारे में आज चर्चा करनी है, लेकिन अब पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बोलने से सरकारें डरती हैं, नेता मुंह फेर लेते हैं और तथाकथित सेक्युलर ब्रिगेड सांप्रदायिक सौहार्द की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ताजा मामला पुणे का है, जहां लोहगांव स्थित पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बाउंड्री वॉल को एक अवैध मजार की वजह से तोड़ना पड़ा, मोड़ना पड़ा। आपके देखिए वॉल को ही उन्होंने अपना एडजस्ट कर लिया, तोड़ लिया, मोड़ लिया। देखिए, आपने सही सुना है, बिल्कुल एक ऐसी संरचना जो पहले नहीं थी लेकिन धीरे धीरे उग आई और अब इतना असरदार हो गई है कि एयरपोर्ट को ही अपनी दीवार में बदलाव करना पड़ा। ये मजाक है या धूर्तता? क्या देश में अब विकास और सुरक्षा से ज्यादा अहमियत इन अवैध मजहबी अतिक्रमणों को दी जाएगी? देश भर में पसरा ये मजहबी कब्जे का षड्यंत्र है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, पूरा देश ऐसी अवैध मजारों से फटा पड़ा है। सड़क के किनारे, सरकारी जमीनों पर, रेलवे स्टेशनों के पास, रेलवे ट्रैक के पास, हाईवे के डिवाइडरों के बीच, जहां भी नजर डालो वहां अचानक एक चादर बिछी मिलती है, अगरबत्तियां जलती मिलती हैं और कुछ सालों में वही जगह पक्के मजार का रूप ले लेती है। सोचिए, क्या मंदिरों को भी ऐसे अवैध कब्जे करने की छूट मिलती? क्या गुरुद्वारे भी बिना अनुमति के सरकारी जमीनों पर रातों रात खड़े कर दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके लिए कानून होता है। लेकिन अवैध मजारों के लिए मजहब की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का चोला ओढ़ा जाता है। इस षड्यंत्र की शिकायत दर्ज कर दी गई है, लेकिन क्या सरकार में हिम्मत है कार्रवाई करने की? इस अवैध मजार को लेकर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के दफ्तर में शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मजार पहले नहीं थी और इसके कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है, यानी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफें बढ़ गई हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठ रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकारें क्यों डरती हैं, प्रशासन क्यों चुप रहता है? जब मंदिरों को हटाने की बात आती है तो प्रशासन के पास कोर्ट के आदेश तैयार रहते हैं, लेकिन जब अवैध मजारों की बारी आती है तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का डर दिखाकर कार्रवाई से बचा जाता है। अब सवाल उठता है कि तुष्टीकरण की ये राजनीति कब तक चलेगी? ये भारत है जहां आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के अवैध कब्जे पर बहस होती है, लेकिन कोई अवैध मजार पर उंगली उठाए तो उसे सांप्रदायिक करार दिया जाता है। ये भारत है जहां हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया जाता है, लेकिन अवैध मजारों को बढ़ावा दिया जाता है। ये वो भारत है जहां राजमार्गों को मोड़ दिया जाता है,
बाउंड्री वॉल टेढ़ी कर दी जाती है, लेकिन इन चादर वाली संरचनाओं को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकारें मजहब के नाम पर चल रहे इस अतिक्रमण गैंग पर कड़ी कार्रवाई करें। इस अवैध मजार को तुरंत गिराया जाए और पुणे एयरपोर्ट की मूल बाउंड्री वॉल को बहाल किया जाए। देश भर में अवैध मजारों की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। सरकारी जमीनों पर मजहबी संरचनाओं के निर्माण पर कड़े कानून लागू किए जाएं। जो भी इन अवैध कब्जों को बढ़ावा देता है उन पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखिए, हर सनातनी से मैं सवाल करता हूं कि क्या आप इस तुष्टीकरण को और सहेंगे? क्या सरकार की कमजोरी और वोट बैंक की राजनीति आपके हक पर भारी पड़ने देनी चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाएं? हमें अपनी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो देखिए कैसे एयरपोर्ट की दीवार को टेढ़ा कर दिया गया, तोड़ के मोड़ लिया गया, लेकिन मजार को वहां से नहीं हटाया गया। अब अवैध मजार ने एयरपोर्ट की दीवार मोड़ दी है। ये वो दिन आ गए हैं, ट्रैफिक जाम को झेलने को सरकारें तैयार हैं, लोगों को परेशान होने देने के लिए सरकारें तैयार हैं, लेकिन ऐसी अवैध संरचनाओं को हटाने में इतना समय आखिर क्यों लगता है? चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इसी के साथ इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। अवैध मजारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं इन अवैध मजारों पर? ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पे एक प्रश्न पूछा, क्योंकि हर खबर पर हमें आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रश्न पूछते हैं और हमने ये प्रश्न आपके लिए रखा है ताकि आप इसमें जवाब दें। और आपके उत्तर के साथ ही हम इसका विश्लेषण लगातार करते हैं कि अवैध मजारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्या। 99% लोगों ने कहा हां होनी चाहिए, केवल 1% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि अवैध मजारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देश के महान योद्धा हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को बर्दाश्त करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूपी टूरिज्म के गाइड सगीर बेग ने ना सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपशब्द भी कहे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। महाराष्ट्र से आए सैकड़ों पर्यटकों ने आगरा किले में इस गाइड को पकड़ा और उसे घसीटकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने लाकर उसकी नाक रगड़वाई और बिल्कुल ठीक किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही देश भर में उबाल आ गया है। ये घटना 20 फरवरी की है कहा जा रहा है, जब महाराष्ट्र से आए सैकड़ों पर्यटक आगरा किले घूमने पहुंचे। उन्होंने यूपी टूरिज्म के अधिकृत गाइड सगीर बेग को हायर किया था, यानी उसको रखा था, उसको पैसे दिए कि भाई तुम बताओ यहां पर क्या होता है। लेकिन ये गाइड इतिहास बताने के नाम पर झूठ और अपमानजनक बातें करने लगा, आदत से मजबूर था। गाइड ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा किले में बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन उसके बाद उसने मुगल बादशाह औरंगजेब को महान बताना शुरू कर दिया। उसने औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध दिए और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर गलत और अपमानजनक बातें कह डाली। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र के वीरों का खून खौल उठा। उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक और हिंदुस्तान के गौरव हैं। पर्यटकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने गाइड को घसीटकर आगरा किले से बाहर निकाला और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने ले जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। गाइड की हालत खराब हो गई, लेकिन पर्यटकों ने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसने अपनी गलती मानकर प्रतिमा के सामने नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है, जिससे जनता में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी देश में मुगलों के नाम पर असली इतिहास को यानी रियल हिस्ट्री को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या पर्यटन स्थलों पर जाने वाले लोगों को झूठे इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है? गाइड सगीर बेग का झूठा इतिहास सुनाने का मकसद क्या था? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगी या ये सिर्फ एक और मामला बनकर रह जाएगा? वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग इस गाइड को बर्खास्त करने और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे गाइड्स को तत्काल नौकरी से निकाल देना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी भारत के वीर महापुरुषों का अपमान करने की हिम्मत ना कर सके।
ये घटना बता देती है कि अब देश के लोग झूठे इतिहास और अपने वीरों का अपमान सहन नहीं करेंगे। ऐसे में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये केवल एक गाइड की गलती है या एक गहरी साजिश का हिस्सा भी ये हो सकता है? क्या सरकार अब ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में है? क्या आगरा किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर सच बोलने वाले गाइड्स तैनात किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? आखिर कैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करने दिया और इस तरीके से ऐसे व्यक्ति को रखा जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहा था, औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था, और ये कैसे औरंगजेब के चेले आज भी इस भारत में रह रहे हैं और बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। लेकिन ऐसे आए ना आए दिन कभी ना कभी गलती पकड़ी जाती है और फिर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नाक रगड़कर इस तरीके से ही माफ़ी मांगनी पड़ती है, जैसा कि महाराष्ट्र के वीर पर्यटकों ने ये साबित किया कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान वो बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से आपसे हमने एक प्रश्न पूछा था। क्या है वो प्रश्न, वो भी आपको बता देते हैं। क्या इतिहास के नाम पर फैलाई जा रही है गलत जानकारियां, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा था। तो 92% लोगों ने कहा हाँ, 8% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, आज का दिन पावन दिन और लगातार हम आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे थे, महाकुंभ की तस्वीरें दिखा रहे थे और शिवरात्रि की भी हमने सभी तस्वीरें आपके समक्ष प्रस्तुत की लगातार केवल सुदर्शन न्यूज पर। अब अगली खबर में बात फिर से करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, यानी कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इन कीर्तिमानों की चर्चा देश दुनिया में हो रही है। महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया ही वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमान को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। सीएम योगी के नेतृत्व में 2019 में देखिए जो अर्ध कुंभ आयोजित किया गया था, इसमें 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु आने का एक एस्टिमेट था, एक अनुमान था। प्रयागराज में 2019 में अर्धकुंभ मेला 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित हुआ था। अब 49 दिन तक चलने वाले इस मेले में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अर्धकुंभ में महाशिवरात्रि पर 4 मार्च को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई थी। ये संख्या मेला प्रशासन के अनुमान से कहीं अधिक थी। मेला प्रशासन ने 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं के गंगा और संगम में स्नान करने की संभावना जताई थी। अब तक कुंभ मेले में 24 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया था। महाकुंभ ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। प्रदेश की योगी सरकार ने भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ की सफलता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा भी देखने को मिला। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अंतिम स्नान तक आते आते श्रद्धालुओं की संख्या के सारे अनुमान मीलों पीछे छूट गए। पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 66 करोड़ से ज्यादा, जी हां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में 45 दिन में जुटे श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के 231 देशों की आबादी से ज्यादा है। सोचिए, 231 कंट्रीज से ज्यादा आबादी जो है, उतने लोग यहां पर आके स्नान कर चुके हैं, संगम में वो पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या से ज्यादा रही है। विश्व के कुछ सबसे बड़े जुटावों में से 2025 के महाकुंभ मेले से पहले 2019 को प्रयागराज में हुआ अर्धकुंभ, 2013 में प्रयागराज में हुआ कुंभ और 2010 में हरिद्वार में हुआ कुंभ शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य आयोजनों में इतनी भीड़ नहीं जुटी है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में हर साल होने वाले हज में करीब 25 लाख मुस्लिम मक्का में एकत्रित होते हैं। दूसरी तरफ इराक में हर साल होने वाले अरबाइन में 2 दिन में 2 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री जुटते हैं। सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही महाकुंभ नगर पहुंचने लोगों की संख्या से ज्यादा रही है। बाकी हर जगह कितने भी लोग आए, भारत जितने महाकुंभ में आने वाले लोगों की आबादी जितने यानी संख्या जितने नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ भारत की अनुमानित आबादी 145 करोड़ है, वहीं चीन की अनुमानित जनसंख्या यानी आबादी 141 करोड़ है। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, जहां की आबादी महज 34 करोड़ है, यानी महाकुंभ नगर में पहुंचे लोगों के मुकाबले सिर्फ आधी। महाकुंभ में अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक
और रूस की 4 गुना से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहां अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुना आबादी, यूके की 10 गुना से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 15 गुना से ज्यादा आबादी ने यहां आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। अब देखिए, यूपी सरकार के मुताबिक सनातन धर्म को मानने वाले दुनिया के 60% से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया। इतने सारे लोग वहां पर पहुंचे और तमाम विवाद भी आपने देखा। ये एक बार फिर से आपको महाकुंभ के यानी तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन आपको करा लेते हैं। ये देखिए पुष्प वर्षा की तस्वीरें। ये सभी चीजें, ये सभी दिन हर किसी को याद रहेंगे। और सोचिए, 60 करोड़ से ज्यादा लोग अगर स्नान कर लेते हैं, अगर 60 करोड़ से ज्यादा लोग उसके बाद उसमें स्नान का जो है लाभ जो है वो ले पाते हैं, तो ये प्रभु की असीम कृपा ही है। और आप देखिए, 43 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु, 19 की बात अगर करें अर्धकुंभ की 2019 से जो है, तब जो इतनी भीड़ थी 43 करोड़ की थी। और महाकुंभ की ये जो आबादी है कई देशों से बड़ी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया कि केवल भारत ही है और चीन ही है जिसकी आबादी यहाँ पर स्नान करने पहुँचे श्रद्धालुओं से ज़्यादा कही जा सकती है। बाकी कोई भी दुनिया का देश, उसकी आबादी इतनी नहीं है कि वो महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का मुकाबला कर सके। चलिए, इस खबर को भी हमने आपको बताया, एक बार फिर से आपको बताया कि सनातन की आस्था का कोई तोड़ नहीं है। इसकी बराबरी करने की किसी की शक्ति या हैसियत में कहूँ वो है नहीं। देखिए, सनातन पुरातन भी है और सनातन आज कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा, महाकुंभ से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा क्या? ये है 96% लोगों ने कहा हाँ पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल पड़ेगा महाकुंभ से आर्थिक प्रभाव। चलिए, इसी के साथ एक और खबर जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां पर कैसे एक शिक्षक के मुंह से किसी राज्य के लिए अपशब्द निकल सकते हैं, क्या अपमान निकल सकता है किसी राज्य के लिए। लेकिन ऐसा हुआ है, इसने बिहार के गौरव को ठेस पहुंचाने की जरूरत की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली शाह की, जिनकी बिहार के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने क्या कहा यह हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन केवल तस्वीरों के माध्यम से खबर भी आपको बताते चलते हैं। बिहार के खिलाफ जहर उगलने की यह घिनौनी हरकत बिहार की जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है। जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। गुस्साए लोगों ने साफ कह दिया कि बिहार का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहारी शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है, हमारी शान है। लेकिन अफसोस, एक शिक्षिका जिसे समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही जब इस तरह की ओछी मानसिकता दिखाए तो ये सिर्फ निंदनीय ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस मामले पर क्या कदम उठाया। बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया कि दीपाली शाह को केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबित कर दिया गया है। यानी कि जब तक आगे कोई आदेश नहीं आता तब तक ये शिक्षिका अपने पढ़ाने का हक जो है खो चुकी है, अब पढ़ाने नहीं जा सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ निलंबन काफी है? क्या बिहार का अपमान करने वालों को बस यही सजा मिलेगी? बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि संस्कृति, विरासत और संघर्ष की धरती है। ये वही बिहार है जिसने चाणक्य, महावीर, आर्यभट्ट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्तित्व दिए। और अगर कोई इस धरती को अपमानित करने की हिम्मत करे तो क्या उसे सिर्फ सस्पेंड करने देना चाहिए? यही वजह है कि लोग इस शिक्षिका के सिर्फ निलंबन से ज्यादा कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं और ट्विटर, फेसबुक पर बिहार का अपमान नहीं सहेंगे ट्रेंड कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये शिक्षिका बिहार के गौरव का अपमान करके आसानी से बच सकती है, या फिर बिहार की जनता और प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी काली करतूतों के कारण बेनकाब हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवर्तनेनी यानी हरीश ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया था। और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो पाकिस्तान की नापाक साजिशों को उजागर करती है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई अब रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ करवाकर भारत में जिहादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई रोहिंग्या मुसलमानों को पैसे का लालच देकर भारत में घुसपैठ करवा रहे हैं ताकि उन्हें जिहादी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये कोई नई बात नहीं है, जब पाकिस्तान ने हमेशा से, देखिए, आतंकियों को पनाह दी है और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया हो।
यूएनएससी में भी ये खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान में 20 से अधिक, जी हां 20 से अधिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हुए हैं, वहां फल फूल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को खुला समर्थन देने वाला पाकिस्तान अब रोहिंग्याओं के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधने की फिराक में है। गरीबी और अभावों से जूझ रहे रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान की इस साजिश में फंस भी सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस खतरे को लेकर चेतावनी दी थी और चीन से अनुरोध किया था कि रोहिंग्याओं को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की जाए। ये साफ दिखाता है कि रोहिंग्या जिस देश में भी पहुंचे वहां अपराधों और कट्टरपंथी हरकतों को अंजाम दिया। अब पाकिस्तान इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इन्हें भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में झोंकने की तैयारी कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की इस नापाक चाल से बचने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। सुरक्षा एजेंसियों को अब और भी मुस्तैद होकर काम करना होगा ताकि देश की सीमा में घुसपैठ करने वाले इन जिहादियों को समय रहते रोका जा सके। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कानूनों को लागू करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बेबाकी से पाकिस्तान के चेहरे से नकाब जो है वो हटाने की प्रक्रिया सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हट चुका है। पाकिस्तान खुद को निर्दोष साबित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी साजिशें अब दुनिया की नजरों से छिप नहीं सकती। आतंकवाद का गढ़ बन चुके पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सख्त कदम उठाने चाहिए, सभी को उठाने चाहिए। आखिर कब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? आतंकवाद को पाल पोसकर, जिहादियों को बढ़ावा देकर और रोहिंग्याओं को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर क्या पाकिस्तान अपनी बर्बादी की इबादत खुद नहीं लिख रहा है? क्या दुनिया अब भी सोती रहेगी या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का समय आ गया है? भारत को अब सिर्फ सतर्क ही नहीं बल्कि निर्णायक और आक्रामक कदम उठाने होंगे ताकि इस आतंक के अड्डे को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सके। आईएसआई की इस साजिश से साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन में किसी भी हद तक जा सकता है। भारत को इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए और पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम किया जा सके। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए। तो ये खबर पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित उस आतंकवाद की है जहां पर रोहिंग्याओं को ट्रेन किया जाएगा और भारत में भेजा जाएगा। और हम आपको सुदर्शन न्यूज पर लगातार ये अवगत कराते हैं, सचेत कराते हैं, अवेयर कराते हैं कि भाई संभल जाइए, घुसपैठ का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। अपने आसपास के घुसपैठियों को पहचानिए, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं। हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा, वो भी आपको बता देता हूं। क्या कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा पाकिस्तान, हाँ या नहीं में जवाब देना था। तो लोगों को कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर कोई सेक्युलरिज्म का नाटक नहीं है, कोई दोगले लोग नहीं देखते सुदर्शन न्यूज को। हर कोई जानता है, 91% लोगों का मानना है कि कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एक अजीब से विवाद में सैम पित्रोदा फंस चुके हैं जहां पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। मामला थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए मैं आपको खबर आराम से समझाता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने आईआईटी रांची के छात्रों के साथ अपनी वर्चुअल बातचीत को कथित रूप से हैक किए जाने का दावा किया था, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर स्पष्ट किया कि रांची में कोई आईआईटी मौजूद ही नहीं है। यह बयान सैम पित्रोदा के दावे को न केवल गलत साबित करता है बल्कि उनकी विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। मंत्रालय ने कहा कि पित्रोदा द्वारा साझा किया गया वीडियो भ्रामक और तथ्यों से परे है। सैम पित्रोदा ने 22 फरवरी 2025 को एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि वे आईआईटी रांची में सैकड़ों छात्रों को संबोधित कर रहे थे जब किसी ने उनकी बातचीत को हैक कर लिया और आपत्तिजनक सामग्री चलाकर कार्यक्रम को बाधित कर दिया। उनके इस दावे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। देखिए, जैसे ही शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी रांची के अस्तित्व पर सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई है।
यूजर्स ने पूछा कि जब रांची में कोई आईआईटी ही नहीं है तो पित्रोदा वहां के छात्रों से कैसे बातचीत कर रहे थे। कई लोगों ने इसे गजब का साइंस करार दिया और उनकी तुलना उन नेताओं से की है जो बिना तथ्यों की जांच किए बयान दे देते हैं। केवल शिक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं ने भी सैम पित्रोदा के इस बयान पर चुटकी ली है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि यह कांग्रेस की फेक न्यूज फैलाने की आदत को उजागर करता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह सैम पित्रोदा ने बिना किसी तथ्य के ये दावा किया वो बताता है कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति करने में लगा हुआ है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सैम पित्रोदा की साधारण भूल थी या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा। क्या उन्होंने सच में किसी संस्थान से बात की थी या फिर ये केवल एक राजनीतिक स्टंट था। ये स्पष्ट है कि इस बयान ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है। सैम पित्रोदा के आईआईटी रांची के दावे को शिक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह नकार दिया और इसे गलत सूचना करार दिया। इस घटना ने विपक्ष के नेताओं की तथ्यों की जांच किए बिना ही बयानबाजी करने की आदत को फिर से उजागर किया है। इस प्रकरण ने कांग्रेस की छवि को और नुकसान तो पहुंचाया ही है, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव बेहद नजदीक है और लगातार कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ रहा है। और सैम का यह आरोप था कि भाई उनकी स्पीच को हैक कर लिया गया और हैक करके आपत्तिजनक यानी अश्लील वीडियो, अश्लील कंटेंट को चला दिया गया। लेकिन अब इसको पूर्ण तरीके से सरकार के द्वारा कहा जा रहा है ये गलत है, ऐसा कोई संस्थान है ही नहीं। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। अब अगली खबर का भी रुख करते हैं। देखिए, भारत में एक ऐसा भी भारत विरोधी नेटवर्क है जो खुलकर तो भारत के खिलाफ नहीं जाता लेकिन भारत विरोधी ताकतों के समर्थन से परहेज भी नहीं करता है, जिनकी जुबान पर भारत और दिल में कुछ और होता है। ऐसी दोहरी मानसिकता का उदाहरण बार बार हमारे सामने आता है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को जब सोशल मीडिया पर सीधी चुनौती दी गई कि अगर वे सच्चे देशभक्त हैं तो खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाकर दिखाएं, तो क्या हुआ? उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, मुद्दे को घुमाने की कोशिश की, हर हर महादेव भी बोला और अंततः चुप्पी साध ली। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कुछ लोग भारत में रहते हुए भी राष्ट्र विरोधी ताकतों को खुश करने में लगे हैं। हरभजन सिंह की पुरानी हरकतें भी इस दोहरे चरित्र को उजागर करती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरांवाले को बलिदानी कहकर महिमा मंडित करना और शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को दान देना, जबकि अफरीदी भारत और कश्मीर को लेकर जहर उगलता रहता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक का ये दावा कि हरभजन सिंह इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार थे और उनके साथ नमाज भी पढ़ चुके हैं, इस पूरी साजिश की परतों को और खोल देता है। इस पूरी खबर को मैं बोलूं वहां तक बात खत्म नहीं होती। मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी तरफ से जो बनाई गई है वो देखिए और मामले को और अच्छे से समझिए, मामले की गंभीरता को समझिए। हिंदुस्तान की मिट्टी में पलकर भारत माता की जय से परहेज करने वाले और वंदे मातरम का विरोध कर भारत की थाली में छेद करने वाली जिहादी मानसिकता के साथ साथ हमारे देश में एक ऐसा भारत विरोधी नेटवर्क अपने पांव पसार रहा है जो खुलकर तो कभी भारत का विरोध नहीं करता, लेकिन उसे भारत विरोधी ताकतों के समर्थन से भी कोई खास परहेज नहीं होता। लेकिन मुंह पर भारत और दिल में कुछ और लेकर चलने वाले ये लोग ज्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई नहीं छिपा पाते। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भी ज्यादा दिनों तक अपने खालिस्तान प्रेम को छिपा नहीं पाए। वास्तव में एक एक्स अकाउंट पर यूजर ने हरभजन सिंह को चैलेंज देते हुए लिखा था कि 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सिंह सच्चा देशभक्त है तो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दे, लेकिन यह बात को घुमाएगा और खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। एक्स यूजर का दिया हुआ चैलेंज सही निकला। इस चुनौती पर हरभजन सिंह ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। सोशल मीडिया पर सवालों से घिरे हरभजन सिंह ने चुनौती के जवाब में उस यूजर का अयोध्या पर किया गया कोई पुराना ट्वीट निकाला और लिखा कि तू किस तरफ का है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है। मुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर शक है। जिसका जवाब देते हुए एक्स यूजर ने लिखा कि तू फिर बात को घुमा रहा है, तू वही खालिस्तानी है ना जो शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए डोनेशन मांग रहा था। जिस पर दोबारा प्रतिक्रिया देते हुए हरभजन सिंह ने लिखा कि तेरी यह गंदी भाषा से यह बात तो पक्की है कि तू कोई घुसपैठिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बातें नहीं करते। बाकी जो तूने कूल बनने के लिए गालियाँ मुझे बकी है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी और एफआईआर करवा दी गई है।
हरभजन सिंह ने यूजर का कॉल रिकॉर्डिंग कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो करवा दी, लेकिन उन्होंने उस यूजर को गलत साबित करते हुए खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला। एक्स यूजर ने यह चुनौती हरभजन के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर कर दी, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले को बलिदानी बताया था। और यही नहीं, हरभजन सिंह ने कोरोना काल में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को दान भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अफरीदी के फाउंडेशन को दान करने की अपील की थी। ये वही अफरीदी है जो खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणियां करता है, जो कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना देखता है। यही नहीं, एक अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने तो हरभजन सिंह को इस्लाम में कन्वर्ट करने का और उनके साथ नमाज पढ़ने तक का दावा किया था। हरभजन सिंह का यह शाह अतीत दर्शाता है कि आखिर हरभजन सिंह उस एक्स अकाउंट यूजर की चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर पाए और खालिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। अब अगली खबर भी है, उसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दिल को दुख भी आपको पहुंचेगा, लेकिन खबर दिखाना जरूरी बनता है क्योंकि ये आपके दिल पर कहीं ना कहीं चोट करेगी। आपके दिल के प्रति आपको दिल में एक ऐसा एहसास आएगा कि क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं। सोचिए, माँ ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद अपने बच्चों को इस दुनिया में लाती है। निश्चित तौर पर माँ बाप अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देकर माता पिता और बच्चों को जो है रिश्ता जो उनका है, प्यारा रिश्ता है, उसको शर्मसार कर देते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बातचीत के अंदाज को देखकर इसे हरियाणा का तो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बेटी की हैवानियत देखने के बाद निश्चित तौर पर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा, वहीं मां का दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। आप देखिए आखिर क्यों इस वायरल वीडियो में बेटी की हरकत सोशल मीडिया पर गुस्से की वजह बनी हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मां और बेटी बेड पर बैठे हुए नजर तो आ रहे हैं। इस दौरान मां रो रही है, लेकिन बेटी को जरा भी तरस नहीं आ रहा है। वो उसे लगातार टॉर्चर कर रही है, मार रही है, पहले उसके साथ मारपीट करती है और इतने पर भी उसका मन नहीं भरता तो वो उसके पैर में काट देती है। मां चीख रही है, लेकिन इस कलयुगी बेटी को दया नहीं आ रही है और वो अपनी बर्बरता की हदें पार करती जाती है। वायरल वीडियो में आप आगे देखेंगे कि बेड पर लगातार मां के साथ मारपीट करने के बाद भी बेटी का मन नहीं भरता और वे भी ये भी नहीं सोचती कि इसी मां की वजह से वो इस दुनिया में आई है, इसी कोख से उसने जन्म लिया है। मां अपनी जान बचाकर जब बेड से उतरना चाहती है तब वो बेटी उसे पहले पीछे से मारती है, फिर और उसे पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाती है। बेटी की मां के साथ मारपीट ने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां एक तरफ लोगों को इस हरियाणा के वायरल वीडियो को देखने के बाद आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भी फूट पड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दीपिका भारद्वाज ने इसे शेयर किया। इसके साथ ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है। मां के साथ बेटी की इस तरह की शर्मनाक हरकत को देखने के बाद लोग इस पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो सोचिए, ऐसे भी बच्चे होते हैं और कहा जाता है कुछ माँ बाप जब कहते हैं, अभी कहां की वीडियो है इसकी हम पुष्टि नहीं करते, ये कथित तौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा रहा है ये एक मां और बेटी का वीडियो है जहां पर उस कलयुगी बेटी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स तक में उस मां को काटा है। चलिए, ये भी खबर हमने आपको दिखाई, विस्तार से आपको समझाई और ये दर्द देखिए। किसी को ऐसा बुढ़ापा ना मिले और किसी के साथ ऐसी बदसलूकी ना हो, कोई भी ऐसे बुरे दौर से ना गुजरे जिससे ये मां गुजर रही है। और बेहद दुख होता है ऐसी खबरों को पढ़कर, ऐसी खबरों को आपको बताकर बेहद हमें भी बुरा लगता है कि जब ऐसी खबरें सामने आती है और किसी मां के साथ किसी और जगह पर ऐसा ना हो। और हम सख्त एक्शन की मांग करते हैं सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, और जल्द ही इस लड़की को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और एक मिसाल सभी के लिए ये एक दुनिया में साबित करनी चाहिए, पेश करनी चाहिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।